हाय एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग रियली वेल। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जो है आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रक्चर पूरे खत्म कर देंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तक हम लोग मे बी सिन और एंटी सिस्टम तक इसे खत्म कर ले। लेकिन हमारे ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स लग जाएंगे इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म से पहले हमें समझना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। देखो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। पहली बात हाँ ये कि ये आपका एक रिवीजन सेशन भी रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आता हो। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। ठीक है, पहले अगर आपको हमें केस 1 केस 2 करके आप भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि मैंने अपने केस 1 को ऐसे इलेबोरेट किया है कि अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए हों, ये जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन नोट्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्वेश्चन बेस्ड दिखेंगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें उसे किस किस तरीके में अप्रोच करना है। बिकॉज 4 to 5 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, और उन्हीं टाइप से आता है उनके नंबर्स या फिर न्यूमेरिकली उनके कुछ डाटा चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक टाइप आपका ये होता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे ये, इन ऐसे में आप अपना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे, तो आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बिटवीन एनी एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, 1। पाई बॉन्ड यहाँ पे ये दोनों तो सिग्मा हो गए बॉन्ड्स, ये आपका पाई बॉन्ड होगा इसमें एक, तो एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा। ठीक है, जब उसने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तब आपको फॉर्मूला लगाना है 1 + NC + NH + NN - NH/2। देखो NC क्या है, NC इज द नंबर ऑफ एटम जिसकी वैलेंसी जो हो वो 4 हो, यानी टेट्रावेलेंट एटम होगा। मोस्टली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसलिए हमें यहाँ एक कार्बन ही मिलता है, इसलिए मैंने इसे NC से डिनोट किया है। NN क्या है, NN जो है वो एक ट्राइवेलेंट एटम है जो मोस्टली नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए मैंने उसे NN लिखा है। NH जो है वो आपका मोनोवेलेंट एटम है, यानी उसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द केसेस में और हेलोजेंस भी होती है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल C5H10Cl2 का अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना हो, आप करेंगे 1 + 5 यानी NC जो होगा 5 हो जाएगा। एन 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 तो यहाँ देखो ट्राइवेलेंट कोई एटम ही नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट चले जाएंगे NH पे। तो यहाँ पे क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की भी 1 वैलेंसी है, तो 10 + 2 यानी 12 आपके टोटल वो एटम हो गए जिनकी वैलेंसी 1 है। तो आपका आंसर होगा 1 + 5 - 12/2 इज इक्वल्स टू 6, एंड 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। 1 + 5 से 6 आएगा, 12/2 से 6 आएगा, और 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। केस 3, अगर आपको ऐसे 3D स्ट्रक्चर दे दिए जाए, देखो फर्स्ट केस हमारे पास 2D स्ट्रक्चर का था, अगर आपको 3D स्ट्रक्चर दे दिए जाए तब वहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेसेस -1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड अगर आप देखो तो कैसे बनता है, ये उसका फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 फेसेस -1 यानी 4 डिग्री आपकी अनसैचुरेशन की हो गई है। इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके मेन फीचर्स है यानी सेम मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस उसके स्ट्रक्चर बदल जाए। ठीक है, आइसोमेरिज्म में अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखोगे जैसे कि C2H5O, ठीक है, तो इसके ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये C2H4OH में भी, यानी ये अल्कोहल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये आपको कीटोन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद H H H H। ठीक है, तो कीटोन और अल्कोहल दोनों में एग्जिस्ट किया, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहा, तो बेसिक फॉर्मूला आपका सेम रहा, स्ट्रक्चर आपके बदल गए। दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, जो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में हमारी फिर बेसिक टाइप्स आती है चेन, पोजीशन, फंक्शन, रिंग, मेटामर्स और टॉटोमर्स।
टॉटोमर्स हम लोग पढ़ते हैं जीओसी 1 में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर्स में आता है कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर से। सब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया C2H6O, ठीक है। यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी ईथर के साथ भी है। ये जो सिंगल बॉन्ड ओ जब जब ऐसे आपके पास सिंगल बॉन्ड ओ में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम ईथर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईथर के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है और एज एन अल्कोहल भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एज अ कीटोन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी एच में वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, नंबर ऑफ एच, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसलिए यहाँ पे हम उतने नंबर ऑफ एच को वैलिडेट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास पेयर्स होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, हम उसे फंक्शनल आइसोमर्स में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप ये देखो कि यहाँ पे फॉर्मूला C2H6O ही है, लेकिन वो एज ईथर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एज अल्कोहल भी एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज हमने उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशंस कर दी हैं, ठीक है। अब आते हैं चेन आइसोमर, यानी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के फर्स्ट टाइप में। चेन आइसोमर आपको क्या बताता है कि आपका मेजर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए थे, ठीक है। लेकिन चेन आइसोमर में आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम रहेगी। तो बदलेगा क्या, केवल आपकी पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड कार्बन चेन में डिफरेंसेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे बनाया है ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है, सी, 4 C होंगे आपके पास और कहीं भी एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा। इसको मैंने ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकती थी, एक सिंपल मैंने यहाँ पे 3 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में लगा दी और 2 ऊपर लगा देते। तो ये हमारे पास दोनों में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H8, ठीक है। लेकिन देखो वन यहाँ H8 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे C लगाओगे तो 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 CH3, यहाँ एक इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, एक ये, यानी 3 बॉन्ड बना चुका है। तो केवल एक एक यहाँ पे और फिर 3 यहाँ पे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। C4H8। इधर देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी C4H8। अब यहाँ देखो, यहाँ आपकी ये पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे ये वाली पेरेंट कार्बन चेन है। दोनों में आप देखोगे कि 5 5 ही नंबर के कार्बन है। तो क्या ये हमारे पास चेन आइसोमर नहीं है, ये भी हमारे पास चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन में देखो, साइड चेन में चेंजेस आ गई। यहाँ पे हमारे पास लगा है इथाइल ग्रुप 3 नंबर पे, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है 3 नंबर पे, 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट हमने उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस कर दिए, ओके। अब आ जाओ पोजिशनल आइसोमर्स में। पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन भी सेम रहती है। चेन आइसोमर्स से अगर आपको पोजिशनल आइसोमर्स में डिफरेंस करना हो तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन अलग होगी और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग में आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, फिर एक को उठा के ऑर्थो पे लगा दिया, फिर एक को उठा के मेटा पे लगा दिया, फिर एक को उठा के पैरा पे लगा दिया, ठीक है। आपके पास रहा क्या स्ट्रक्चर, एक बेंजीन प्लस एक मिथाइल, ठीक है। बस हमने क्या चेंज किया, उसकी पोजीशन चेंज करते गए, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे एक सिंपल हेक्सागोनल रिंग के साथ हमने मिथाइल ग्रुप अरेंज किए हैं 2 3 4 5 में, और फर्स्ट वाले में इथाइल ग्रुप लगाए। तो अब आप बताओ चेन आइसोमर कौन कौन से होंगे। देखो इथाइल ग्रुप को अगर हम मिथाइल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी हमारे पास सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो 1 जो है वो 2 3 4 5 का चेन आइसोमर है, लेकिन 2 3 4 5 आपस में दोनों के सबके फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ पोजीशन अंतर है। इसका मतलब 2 3 4 5 जो है वो आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास ट्रिक चाहिए हो कि पोजिशनल आइसोमर और
और चेन आइसोमर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी नाम है उस नाम से आप ये ट्रिक बना सकते हो। जैसे मेरा नाम अनन्या पांडे है तो मैंने अपना ट्रिक बनाई एपी ट्रिक। ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, और पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द साइड एटम चेन, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एपी यानी कार्बन चेन में भी एटम और साइड साइड कार्बन चेन में भी कार्बन सेम होंगे अगर, तो वो होगा पोजिशनल आइसोमर। अगर इन दोनों के नंबर में कोई डिफरेंस आता है तो वो होंगे चेन आइसोमर्स, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ये कितने हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन है, 5। यहाँ देखो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6। इसका मतलब ये आपस में चेन आइसोमर हो गए। ये जरूर देख लेना कि फंक्शनल ग्रुप हर जगह लगे हुए हैं और वैलिडेट कर रहा है या नहीं। इस ट्रिक को आपको तभी यूज करना है जब वो ये पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अगर इन्हीं दोनों में चॉइस है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। इधर देखो, इधर आपके पास कितने पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन है, 6। इधर कितने हैं, यहाँ देखो पेरेंट कार्बन चेन, इसको मत लेना। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 केवल 5 ही कार्बन आ रहे हैं। और अगर आप इधर से देखो तो हमारे पास 6 कार्बन चेन की चेन आ रही है, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन की चेन हो गई। एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है, एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है। इसका मतलब ये पोजिशनल आइसोमर होना चाहिए था, क्योंकि ए और पी दोनों सेम आए हुए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है पोजिशनल आइसोमर नहीं है और आइडेंटिकल है। कैसे, नंबरिंग देखो 1 2 3, 3 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो कोई कंपाउंड में चेंज ही नहीं आया। कंपाउंड में कब चेंज आता है, जब ये मिथाइल ग्रुप कहीं यहाँ लग जाता, ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड में चेंज आता। यहाँ देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था, एपी सेम है तो पोजिशनल आइसोमर तो है, लेकिन चेक इफ आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तभी। इसका मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो अगर मैं यहीं से इसे हटा के यहाँ लगा दूं, तब ये दोनों आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन ए में है और एक मिथाइल ग्रुप पी में है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम फिर नंबरिंग करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तब वो हमारे पास पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। ऐसे अभी हमारे पास आइडेंटिकल आइसोमर्स है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमें क्या बताता है कि मेजर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आए हुए हैं। कैसे आएंगे वो चेंजेस, इनके हमने कुछ कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं। यानी अल्कोहल जो है वो एस ईथर चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो जाता है, और 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री में, 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री में, ठीक है। फिर से, अल्कोहल किस में होता है, ईथर में। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में होता है, एस्टर में। एल्डिहाइड किस में होता है, कीटोन में। और 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या कंपाउंड है, CH3CH2OH। यहाँ पे क्या कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, CH3CH2COOH और CH3C किट ईस्टर लग गया, एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड आपस में कीटोन में चेंज हो जाएगा, अगर वो टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं बनेगा एल्डिहाइड तो वो कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डाइईन जो है वो एल्काइन में चेंज हो जाता है। यानी अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। साइनाइड जो है वो आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें क्वेश्चन करते हुए याद रखनी है। ये कितनी कार्बन चेन है, 5। ये कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो क्या ये डाइईन से एल्काइन का एग्जाम्पल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पेरेंट कार्बन चेन ही चेंज हो गई, यहाँ पे तो 5 कार्बन से 4 कार्बन पे आ गए, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखो अब OH यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, क्या ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है, नहीं। क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री केवल अमाइंस में ही एग्जाम्पल होंगे, एल्कोहल ईस्थर एस्टर एनहाइड्रेट
साइनाइड, इन सब में भी 1 डिग्री 2 डिग्री हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेन आइसोमर में हमें कितने कार्बन चाहिए, तो एल्केन में आपको कितने कार्बन चाहिए, 4, एल्कीन में भी 4, एल्काइन में 5, एल्कोहल में 4 और साइक्लोएल्केन में 4। अगर आपके पास इससे कम कार्बन हुए तो फिर वो कभी भी चेन आइसोमर नहीं बना सकते। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एल्केन में फॉर एग्जांपल 3 कार्बन हुए ऐसे, इसका आप चेन आइसोमर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो ये तो फिर एल चेन तो हम चेन आइसोमर में कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि वो तो हम स्ट्रेट चेन ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब मिनिमम कार्बन फॉर पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स में आपको एल्केन्स में 6 कार्बन चाहिए होते हैं और बाकी एल्कीन और एल्काइन में 4 कार्बन और एल्कोहल में 3 कार्बन, क्योंकि अगर आप एल्कोहल में 2 कार्बन लोगे एग्जाम्पल की तरह, तो ये और आपने यहाँ पे ओ और यहाँ पे आपने OH लगाया। ठीक है, इसके बाद आप इसे चेंज कैसे करोगे, पोजीशन में आप यहाँ लगाओगे अगर, तो फिर भी वो फर्स्ट पे ही होगा, यहाँ लगाओगे तब भी फर्स्ट पे होगा। ठीक है, अब आ जाओ रिंग चेन आइसोमर में। रिंग चेन आइसोमर क्या कहती है कि हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन है वो दो नेचर में एग्जिस्ट करनी चाहिए, या तो साइक्लिक या तो स्ट्रेट। ठीक है, अब रिंग रिंग चेन आइसोमर कभी भी 2 कार्बन के लिए वैलिड नहीं होगा, यानी C2H6 का कोई रिंग कार्बन ही नहीं है, क्योंकि आप 2 कार्बन की रिंग कैसे बनाओगे, मिनिमम रिंग कार्बन के लिए आपको 3 कार्बन तो चाहिए ही। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने ब्यूटीन के लिए रिंग कार्बन स्ट्रक्चर बनाया है, पहले मैंने एक ट्राइंगल उस पर एक मिथाइल ग्रुप लगाया और फिर यहाँ पे मैंने उसे रेक्टेंगल में शो किया। अब आप ये देखो, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 का ये भी रिंग आइसोमर है, 1 का ये भी रिंग आइसोमर है, लेकिन 2 के लिए ये आपस में आइसोमर नहीं होंगे, रिंग चेन आइसोमर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको सिंपल चेन आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन रिंग चेन आइसोमर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रिंग चेन में एक पेरेंट कार्बन चेन स्ट्रेट होनी चाहिए और एक साइक्लिक, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही साइक्लिक है, तो ये दोनों आपस में नहीं होंगे, लेकिन ब्यूटीन के स्ट्रेट चेन के लिए ये लोग आइसोमर होंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड आया इसलिए ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन, डबल बॉन्ड इसलिए ये पेरेंट कार्बन चेन, दोनों ही साइक्लिक इसलिए आपस में रिंग चेन आइसोमर नहीं है। स्ट्रेट यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर नहीं है, स्ट्रेट वाले के लिए होंगे और आपस में ये लोग चेन आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो रिंग चेन बिहेव्स एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे, यहाँ देखो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से हम चले गए सिंगल बॉन्ड पे, तो डाई इसका मतलब हम लोग एल्कीन से एल्केन में चले गए, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में हमने बॉन्डिंग में चेंजेस किए हैं, इसका मतलब रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रिंग चेन आइसोमर की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H6 कितने हैं, 9। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है, हमारी लिंकिंग चेंज हो जाती है। लिंकिंग चेंज होने का क्या मतलब है, अगर हमने कोई कार्बन चेन बनाई है लाइक CH2 CH3 CH2O CH3। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH3OO CH2 CH3, यहाँ अब राइट साइड में 1 कार्बन हुआ, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन हुआ, कंपाउंड एक ही रहा, लेकिन राइट और लेफ्ट में कार्बन के नंबर बदल गए, उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये हमेशा पॉलीवेलेंट ग्रुप के साथ आते हैं। पॉलीवेलेंट ग्रुप का मतलब जो है वो जो जो टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो तो लास्ट में लग जाएगा, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज ही नहीं हो पाएंगे। फिर ये हमेशा चेन के बीच में यूज होते हैं, जैसे हमारा ईथर हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइन हो गया, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हो गया, एनहाइड्रेट हो गया, कीटोन। ठीक है, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। अब इधर देखो, यही सेम कंपाउंड है लेकिन राइट साइड में 1 कार्बन है, इसलिए ये आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये भी है, यहाँ देखो ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन किससे अटैच है, S से अटैच है, इस वाले कंपाउंड में देखो बेंजीन O से अटैच है, दोनों ही कंपाउंड सेम है, बस हमने रिंग को स्वाइप कर दिया, इसको यहाँ ले गए हैं और इसको यहाँ ले गए हैं।
इसलिए ये आपस में मेटामर्स है। ये चीज यहाँ देखो, CH जिस बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगा है वो पहले किससे अटैच था, C से, अब किससे अटैच है, O से। इसका मतलब ये भी आपस में मेटामर्स है। अगर मैं यहाँ पे CH3 को हटा दूं, ठीक है, CH3 को हटाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से भी हटा देते हैं, हाँ, CH3 को हटाने के बाद आप देखोगे कि अब ये मेटामर्स कभी भी शो नहीं कर सकते, बिकॉज अब तो ये दोनों ही रिंग सेम हो गई, तो स्वाइपिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमेशा हमें डिफरेंट कंपाउंड किसी एक साइड पे तो चाहिए ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हाँ ये भी देख लो, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे कीटोन लगा था, इसके यहाँ राइट हैंड साइड पे एक है कार्बन और लेफ्ट हैंड साइड पे दो है। अब यहाँ देखो, यहाँ राइट हैंड साइड पे दो आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे एक, तो क्या ये मेटामर है? होने तो चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारे कार्बन नंबर चेंजेस हो गए हैं, लेकिन ये मेटामर नहीं है। क्यों? अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तो ये तो सेम ही कंपाउंड हो गए। ठीक है, बस आपने उसकी मिरर इमेज बना दी, मिरर इमेज थोड़ी बनानी है हमें उसकी। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए हमारे पास ट्रिक है, रात, FM CP। रात का RT से रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, FM से फंक्शनल ग्रुप मेटामर्स, CP से चेन पोजिशनिंग। ठीक है, अब ड्राइंग्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, हमें स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ करने होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के, हमसे पूछ लेते हैं, तो उसके लिए पहली ट्रिक तो हमारे पास ये वाली ट्रिक है, देखो ये कैसे है ये ट्रिक। अगर CH3 के साथ आपके पास कोई भी R ग्रुप जुड़ा है, उसका एक कंपाउंड बनेगा हमेशा आइसोमर। C2H5 के साथ भी आपका अगर कोई R ग्रुप जुड़ा है तो उसका एक ही कंपाउंड बनेगा। CH3H7 के साथ अगर आपका कोई कंपाउंड जुड़ा है तो उसके दो बनेंगे। C4H9 के साथ कोई जुड़ा है तो उसके चार, और C5H11 के साथ उसके 8 जुड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने CH3 के साथ कोई भी और कंपाउंड जोड़ा है तो हम उसका केवल एक ही आइसोमर बना सकते हैं। अब C4H10O, C4H10O के टोटल टोटल 7 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, अल्कोहल और ईथर मिला के। देखो जहाँ पे भी O आएगा वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ईथर और अल्कोहल दोनों की रखनी है, क्योंकि दोनों ही प्रोबेबल है, दोनों ही बन सकते हैं। या फिर C4 यानी कि C4H9OH बन सकता है, या तो CH3O C3H7, ऐसे ही आपको बना बना के देखने हैं। लेकिन अगर वो आपसे केवल नंबर पूछता है तो कुछ कुछ जो मेजर कंपाउंड नीड बार बार रिपीट करता है उसके हम याद कर लेते हैं। जैसे C4H10O के 7 कंपाउंड बनते हैं, C4H10 के 2 कंपाउंड बन गए। अब C4H8 के यहाँ पे 5 कंपाउंड बनेंगे। कैसे? पहले यहाँ पे आप निकाल लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो 1+4 -8/2, 1+4 5, 5 - 4 हमारे पास आंसर आया 1। इसका मतलब इसमें या तो एक रिंग हो सकती है या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो पाई बॉन्ड में देखोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, या ऐसे, 3 कंपाउंड तो यहाँ पे हो गए। अब आप रिंग चेन में देखोगे तो एक रेक्टेंगल बन गया, एक मिथाइल ग्रुप के साथ ट्राइंगल बन गया, तो टोटल कितने हुए, 5। ठीक है, इसके बाद हम मैंने कुछ यहाँ पे टेबल की तरह आपको बना के दे दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लाइक C4H10 के 2 बनते हैं, C5H12 के 3 बनते हैं, आपको ये लर्न कर लेने हैं। ठीक है, लर्न इट। यहाँ पे आ जाओ एल्कीन्स और साइक्लो एल्कीन्स में। अगर आपको एल्कीन्स का आइसोमर साइक्लो एल्केन बनाना है, उसे चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको 3 कार्बन होना जरूरी है, 2 कार्बन में नहीं बनता, तो C3H6 का केवल एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। C4H8 का कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करेगा एक ट्राइंगल के साथ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने 6 कार्बन तक आपको बता दिया है कि अगर 3 कार्बन में तो ट्राइंगल हो गया, 4 कार्बन में भी बता दिया, 5 कार्बन में एक पेंटागन हो सकता है, एक रेक्टेंगल पे आपको मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एक ट्राइंगल पे इथाइल ग्रुप हो सकता है, फिर ट्राइंगल पे सेम जगह 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग जगह मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं। C6H12 बनाने में बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट याद कर लो कि 12 आइसोमर होंगे। कब? जब आप केवल साइक्लोएल्केन सोचो, इसमें आपको स्ट्रेट आइसोमर्स काउंटेड नहीं है। ठीक है,
एल्काइन में आ जाओ, एल्काइन के लिए C6H10 के आपके पास 7 आइसोमर होते हैं, केवल एल्काइन वाले। एल्केन, एल्कीन, साइक्लो ये सब इसमें काउंटेड नहीं है। अब अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाने हो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी बेंजीन रिंग के साथ C7H8O। C7H8O कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो CH3OH के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले आप CH3OH के साथ इसकी पोजीशन चेंज करते रहो, एक को फिक्स कर दो और बाकी को रोटेट करते रहो, ठीक है। उसके बाद आपका ये CH2OH में भी एग्जिस्ट कर सकता है और OCH3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 5। अब आपको ट्राइक्लोरोबेंजीन बनाना है, तो पहले तो साथ साथ कॉन्जिक्यूटिवली लगा दो, फिर 2 को फिक्स करके 1 को रोटेट करो और फिर दोनों को रोटेट कर दो। तो कितने हो गए आपके पास कंपाउंड, 3। ये आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना होगा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के 2 टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर के, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और कॉन्फर्मर्स। कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर आता है, ठीक है। इसमें भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहेगी, कनेक्टिविटी सेम रहेगी। बदलेगा क्या, केवल 3D स्पेस में उनकी प्रोजेक्शन, यानी जो एक्स एक्सिस में है वो कभी वाई एक्सिस में आ सकता है, फिर वो जेड एक्सिस में आ सकता है, और जेड वाला उठ के फिर से वाई, वाई वाला फिर से उठ के एक्स, यानी 3D स्पेस में ये अपना प्लेन चेंज करते रहते हैं। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से स्टार्ट करें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ शो करते हैं, कहाँ पे, बॉन्ड के अराउंड। तो जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन हो, जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि हर जगह रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, लेकिन जहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी ही होगी, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टीरियो सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर वो होता है जहाँ पे हम यहाँ पे मोस्टली कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बहुत अच्छे से आपस में रोटेट कर सकता है। इसका एग्जांपल कैसे लोगे, एक पेन लो अपने हाथ में, उसे दोनों मुट्ठी बंद करके उसे पकड़ लो। अब एक जगह से उसे फिक्स कर दो, दूसरी जगह से अपनी मुट्ठी को घुमाओ, तो पेन भी आपका साथ साथ में घूमेगा। अब 2 पेन रख लो, क्या आप दोनों पेन को अब घुमा सकते हो, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 3 पेन रखो, तीनों पेन को एक साथ घुमाना वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब रोटेशन तो होगी यहाँ पे, लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी रोटेशन, जितनी फ्री वो सिंगल बॉन्ड में थी उतनी फ्री वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं रहेगी। इसलिए हम उसे, ऐसे सेंटर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो सेंटर की एक और क्या इम्पोर्टेंट वो प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसे डेफिनेशन से समझाऊं, तो स्टीरियो सेंटर अराउंड विच द बॉन्ड रोटेट, पहली बात तो यही हो गई कि हम वैसे सेंटर जिसके अराउंड बॉन्ड रोटेट करेंगे। और क्या होगा, इसमें अलग अलग कंपाउंड्स लगे होंगे, जैसे मिथाइल लगा हुआ है और H लगा हुआ है, 2 अलग अलग कंपाउंड है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे सेम कंपाउंड भी रहते तब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो वो शो करता ही, तो उस केस में भी हम उसको स्टीरियो सेंटर बोल देते हैं। अलग कंपाउंड हमें इसलिए बोलना पड़ता है कि अगर अलग कंपाउंड होंगे तभी वो ज्योमेट्रिकली भी एक्टिव होगा। जैसे हम और कैसे समझे, अगर आपके पास यहाँ पे मिथाइल नहीं होता, ठीक है, केवल HHH होता, ठीक है, तो ये कभी भी स्टीरियो सेंटर होता, लेकिन ये कभी भी ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं हो सकता था। इसके अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए पहले हमें सिस और ट्रांस समझना होगा। सिस और ट्रांस वही चीज थी जो मैं आपको समझा रही थी कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड कंसीडर करने पड़ेंगे। ये एक स्टीरियो, ओहो, ये कहाँ गया, हाँ, ये एक स्टीरियो कार्बन हुआ, ये एक स्टीरियो कार्बन हुआ। जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग बॉन्ड होने चाहिए, वो तब होने चाहिए जब आपका एक स्टीरियो कार्बन किसी भी एक ही टाइप के एलिमेंट से अटैच नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास सिस, मैं आपको ये देखो, जैसे ये है, स्टीरियो सेंटर है दोनों,
अब यहाँ देखो ये H से जुड़ा है, ये भी H से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन दो सेम ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये भी देखो CH3 सेम सेम है, ये भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर एक कार्बन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से जुड़ा रहता है उसे हम बोलते हैं सिस। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें देखो है ये भी कंपाउंड सेम, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ थे, दो ही मिथाइल ग्रुप यहाँ है, दो H यहाँ है, दो ही H यहाँ है। लेकिन अब आप देखो तो स्टीरियो सेंटर का जो कार्बन है वो एक मिथाइल से जुड़ा है और एक H से जुड़ा है, यानी ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हर जगह ही होगी। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एक स्टीरियो सेंटर दो अलग अलग एलिमेंट्स या फिर दो अलग अलग कंपाउंड से जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये है ट्रांस। क्या हो रहा है इसको, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस चीज को। स्टीरियो सेंटर जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वो स्टीरियो सेंटर होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमेशा दिखाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब दिखाएगा, जब स्टीरियो सेंटर का कार्बन दो अलग अलग कंपाउंड से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक H था एक H था, तो सेम ही कंपाउंड से जुड़ा था कार्बन, ऐसे को हम बोलेंगे सिस, और इसमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। यहाँ देखो सेम कंपाउंड है लेकिन मिथाइल और H दो अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये आता है एल्कीन्स में। एल्कीन्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होनी चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये हमें पता है, और जो कार्बन होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो आप खुद देखो sp2 तो है ही, एक दो और एक पाई बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। स्टीरियो सेंटर हमें समझ में आ गया। इफ स्टीरियो सेंटर कंटेन टू आइडेंटिकल अटैचमेंट, जैसे कि यहाँ है, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। एक्टिव डबल बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा। कौन नहीं होगा ज्योमेट्रिकली एक्टिव, सिस वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो ये बॉन्ड एक्टिव हो गया। अब अगर कहीं पे लोन पेयर हो, तो क्या लोन पेयर को हम एक डिफरेंट एटम कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ देखो N के साथ एक लोन पेयर है और एक H है, C के साथ एक CH3 और एक H है, तो दोनों साइड दो अलग अलग कंपाउंड है, सेम तो नहीं है ये दोनों, और ये भी नहीं सेम है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होगी और GI भी होगा। ठीक है, GI मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ देखो सक्सेनिक एसिड, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये होता है सक्सेनिक एसिड का, ये आपको जीआई नहीं शो करेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे तो दो अलग अलग कंपाउंड लगे हुए हैं ना। रीजन इसका ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है कहीं पे भी। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे हुई, फिर तो फ्री रोटेशन हो गई। अब देखो CH3 CH2 ये भी नहीं शो कर रहा है आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब GI कैसे नहीं शो कर रहा है। अगर आप इस देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, स्टीरियो सेंटर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, CH डबल बॉन्ड CH। तो देखो फिर यहाँ पे सेम सेम नहीं आ गए, इसका मतलब ये सिस हो गया, तो ये नहीं शो करेगा। अब यहाँ देखो ऑक्साइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जीआई। ऑक्साइम क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसने दिया है एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, टू सिक्स ब्यूटेन, टू ब्यूटेन और थ्री पेंटेनन। अब आप एसिटल्डिहाइड कैसे बनाओगे, ये आगे हम बनाना सीखेंगे। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्साइम क्या होता है, एमाइन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर इसलिए दिए हुए हैं। बेंजल्डिहाइड भी स्ट्रक्चर दिया हुआ, और टू ब्यूटेनॉन तो आप बता ही सकते हो, थ्री पेंटेनॉन भी बना सकते हो। अब यहाँ देखो ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर हो गया, ये अलग है ये अलग है, OH और एक सूडो सूडो एटम लोन पेयर, इसका मतलब यहाँ पे सारे बॉन्ड अलग अलग हैं, सिस नहीं है, ये ट्रांस है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, जीआई शो करेगा। उसी तरह देखो ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है,
फिनाइल लगा है। बेंजीन जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है उसे हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ये सूडो, फिर Gi हो गया। यहाँ देखो कहीं भी सेम है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H6 है और ये O डबल बॉन्ड के साथ है, ये भी Gi शो करेगा। अब ये क्यों नहीं शो करेगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यानी इसके आजू बाजू अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी CH3CH2 है, यहाँ पे भी CH3CH2 है, तो ये भी हमारे पास शो नहीं करेगा, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। एक और चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शुड नॉट बी देयर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो वैसे ये भी है, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो सिमेट्री में कटेगा, लेकिन मेजर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, मेजर मेजर हमारे पास वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इमाइन और ऑक्साइम। यहाँ पे जो इमाइन और ऑक्साइम है ना, ये बहुत ही कंसाइज है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन के आगे वाले चैप्टर्स, मतलब आगे वाले स्लाइड्स पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इमाइन फिर भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर और एक H, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड के साथ N आएगा, उसके साथ एक लोन पेयर आएगा और H आएगा। ऑक्साइम क्या होगा, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर और उसके बाद OH। अंतर देख लो, एक में H एक में OH, याद रखोगे कैसे, ऑक्साइम में O आता है, OH में भी O आता है, ऐसे याद रख लेना। इमाइन तो फिर तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड N एक लोन पेयर H, C डबल बॉन्ड N एक लोन पेयर OH। अब C के साथ जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे मैंने दोनों जगह H लगा दिए हैं, तो क्या ये Gi शो करेगा, नहीं, बिकॉज ये दोनों, ये स्टीरियो सेंटर था ना एक डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे दोनों सेम हो गए तो ये कभी भी Gi नहीं शो करेगा। लेकिन मैंने एक जगह मिथाइल लगा दिया है और एक जगह H लगा दिया है, क्या ये शो करेगा, बिल्कुल। अब आ जाओ ऑक्साइम में। ऑक्साइम के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम। एल्डो के नाम से आपको क्या लग रहा है, एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड से बना हुआ है। कीटो ऑक्साइम के नाम से क्या लग रहा है, ये कीटोन से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कीटो ऑक्साइम को हम बाद में करते, चलो पहले एल्डोक्साइम पे आ जाओ। OH है, R और H, इसके साथ एक H यहाँ पे जरूर लगेगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा H इसके साथ लगना, हमें कोई एक R ही लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर R जो है वो भी H हो गया, तब तो ये कभी Gi नहीं शो करेगा। इसका मतलब फॉर्मल डिहाइड ऐसा एक कंपाउंड होता है जिसमें R जो होता है वो H ही होता है, इसलिए वहां पे हम कभी भी Gi नहीं देख सकते। अब कीटो ऑक्साइम क्या होता है, कीटो ऑक्साइम होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन का क्या मतलब होता है, उसमें फिक्स नहीं रहते हैं, आपको H, जैसे यहाँ पे H फिक्स है, वहां पे H आपका फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे R हो सकता है, R1 R2, ठीक है, उसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स लगते हैं। एग्जाम्पल देखो, C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया C2H5। समझ में आया, दोनों जगह अलग अलग कंपाउंड लगे, सेम भी लग सकते हैं लेकिन सेम में तो Gi नहीं शो होगा, इसलिए मैंने दो अलग अलग कंपाउंड लगाए। एल्डोक्साइम से ये कैसे अलग है, एक सेकेंड, एल्डोक्साइम से ये ऐसे अलग है, एल्डोक्साइम में हम एक ही कंपाउंड लगा पाते हैं, H तो फिक्स ही होता है, हम केवल R लगाने की हमारे पास फ्रीडम होती है, लेकिन कीटोक्साइम में हम कुछ भी लगा सकते हैं। याद रखना फॉर्मल्डिहाइड कभी भी Gi नहीं शो करेगा, बिकॉज R इज इक्वल टू H और फिर वहां पे सिस बन जाता है। अब आ जाओ Gi ऑन साइक्लो एल्कीन। अभी एल्कीन था, एल, एल, है ना, ये देखो एल्कीन था ना, अब आते हैं एल्केन पे। एल्केन पे मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको हर जगह सिस और ट्रांस देखना है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन शुड बी अटैच टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। sp3 एल्केन है तो sp3 तो हाइब्रिडाइज होगा ही, और 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो हमें कितनी बार समझ में आ गया है। ये देखो यहाँ पे फिर HH सेम है, यहाँ पे क्या है CH तो ये Gi नहीं शो करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ये, हाँ, ये Gi कभी भी शो नहीं करेगा, क्यों, HH तो सेम हो गए ना। यहाँ देखो Cl Br Br Cl, ठीक है,
अलग अलग एक कार्बन पे एक कंपाउंड नहीं है, ये जीआई आपको शो करेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज में भी आते हैं। ये देखो, ये जीआई शो करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कंपाउंड है नहीं लगा, क्या नहीं लगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर कार्बन की वैलेंसी खाली है तो वहां पे तो आप एच ही लगाओगे ना। तो यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, तो ये एक कार्बन था, दो एच यानी दो सेम कंपाउंड लग गए, जीआई नहीं शो करेगा। यहाँ देखो, यहाँ तो अलग हुआ लेकिन यहाँ तो फिर सेम हो गए। दो कार्बन, पीछे हमने क्या पढ़ा था? एटलीस्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच टू टू कार्बन। ठीक है, दो कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप, तो यहाँ पे दो कार्बन पे तो सेम ही ग्रुप है, यहाँ अलग है। क्यों? देखो यहाँ पे भी एच एच है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन पे सेम, लेकिन हमें दो चाहिए। देखो दो पे तो अलग होगा ना, एक पे मिथाइल एक पे एच, एक पे मिथाइल एक पे एच। पेंटागन में भी यही हुआ, देखो एक पे इथाइल एक पे मिथाइल, दो कार्बन पे अलग हो गया ना। रेक्टेंगल में देखो क्या है, यहाँ पे तो सेम है कार्बन, एच 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 एच, लेकिन दो अलग भी तो है, दो ही तो अलग चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी अलग है, लेकिन ये क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे अलग कहाँ हुआ, यहाँ पे आपस में तो ये अलग है, लेकिन एक कंपाउंड पे तो दो मिथाइल लग गए हैं, वो तो फिर सेम हो गया, नहीं होगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लगा, एक एच एक मिथाइल, और यहाँ पे देखो एक इथाइल एक मिथाइल, अलग हुआ। पेंटागन में देखो दो अलग अलग लगी हुई है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड सी एच टू है, यहाँ देखो यहाँ पे भी उसे सी एच टू मिलेगा, यहाँ पे भी सी एच टू मिलेगा, यहाँ पे भी सी एच टू, यहाँ पे भी सी एच टू, यहाँ भी सी एच टू, और ये फिर रिटर्न होके, इसका मतलब कोई कंपाउंड अलग ही नहीं हुआ, तो रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ तो हुई और जीआई नहीं हुआ। इसे ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे सी पे ये एच फिर सेम सेम हो गया। यहाँ देखो सी एच थ्री और एच अलग हुआ, यहाँ देखो यहाँ भी तो अलग हुआ, सी एच टू पे तो गया, लेकिन एक तो उसे अलग मिल गया ना यहाँ पे सी एच थ्री, तो ये भी आपका जीआई शो करेगा। ये ये जीआई क्यों नहीं शो करेगा? देखो ये तो सेम, ये तो अलग है, पर ये तो सेम हो गए फिर से। यहाँ पे देखो रिंग में कोई भी अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ है, हर जगह सी एच टू सी एच टू सी एच टू। यहाँ देखो, बताओ ये क्यों नहीं अलग करेगा? ये इसलिए नहीं करेगा कि फिर से आपको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं दिख रही है यहाँ पे। कैसे? देखो सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, फिर सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, चेंज कहाँ हुआ? यहाँ पे क्या चेंज था? यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू, और यहाँ पे सी एच टू सी एच टू सी एच टू, इस तरफ कोई सी एच थ्री था ही नहीं। पर अब ये सी एच थ्री बिकॉज मिडल में लगा है, इधर भी कैलकुलेट होगा, इधर भी कैलकुलेट होगा, फिर से जी आई नहीं शो करेगा। हल्का सा ब्रेन गेम है ये, आपको देखना पड़ेगा पजल, कि अगर कोई चीज दो लोगों की है तो फिर तो वो दोनों को मिलेंगी, चेंज क्या हुआ? ये देखो दोनों का था, यहाँ पे ये एक पे ही लगा था, एक पे तो यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे मिडल में तो नहीं था ना, मिडल तो यही होगा ना कार्बन का। अब आ जाओ सेल साइक्लो एल्कीन पे, हमने एल्कीन कर लिया, साइक्लो एल्केन कर लिया, अब हम करेंगे साइक्लो एल्कीन। जीआई इज ओनली शोन इन मोर देन 7 कार्बन रिंग, यानी जीआई तभी होगा जब हमारे कार्बन रिंग में 7 कार्बन से ज्यादा होगा। इसका मतलब ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन में तो हो ही नहीं सकता। यहीं पे देखो मैंने कैंसिल कर दिया ना सारे, 8 कार्बन में होगा। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, 7 से ज्यादा है तो होगा ही होगा। अब इसमें देखो, यहाँ चेन देखो, चेन कितने की है? 1 2 3 4 5 6, तो चेन में तो अपने में कोई भी आइसोमर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो क्या इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं हो सकता? अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे अगर दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो यहाँ तो जीआई शो हो सकता है, इसका मतलब रिंग में नहीं शो होगा, बाहर शो हो सकता है। अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये देखो फिर से 6 कार्बन की है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड तो थोड़ी अटैच है ये दोनों, ये देखो यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिवली अटैच थे ना, इसलिए हो गया। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिवली अटैच है, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही नहीं है,
ये तो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटिवली अटैच है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और रिंग तो 6 कार्बन की है, तो वहां तो वैसे ही नहीं होगा। अब यहाँ क्यों नहीं होगा? पूरा कंपाउंड पहले देखो। यहाँ ये तो एल्कीन है ही नहीं, ये तो एल्केन है, साइक्लो एल्केन। तो यहाँ तो होना चाहिए था। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे क्या बचेगा फिर से? ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से CH2 आएगा ना। फिर से एच एच सेम कार्बन पे सेम आ गया, तो कैसे होगा यहाँ पे? और वहीं देखो यहाँ पे हो गया। क्यों? यहाँ पे CH2 थोड़ी बचा अब। एक मिथाइल ग्रुप लगा, एक H लगा, हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड में देखो फिर से वही कहानी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C और 2H। अरे यार, C और 2H सेम सेम नहीं लगेगा। लेकिन ये अपने में क्या है? एल्केन। एल्केन में तो होगा ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग लग गए ना यहाँ देखो। तो ये देखो कितने ट्रिकी थे, लग रहा था होगा नहीं होगा। एल्कीन के साथ एल्कीन भी मिक्स हो गया, एल्केन मिक्स हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो यहाँ क्या होगा। फिर देखो डबल बॉन्ड के अराउंड है, नहीं होंगे, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है। ये तब होते जब ये डबल, अगर ये कंपाउंड ऐसे होता बच्चों, यहाँ ये इस तरीके से, तब होते ये। क्यों? तब तो डबल बॉन्ड के अराउंड थोड़ी था, तब तो ये एल्केन बन जाता सिंपल। ये देखो, अब ये क्यों नहीं होगा? एक डबल बॉन्ड के साथ है ना, एक भी डबल बॉन्ड का कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ ना होके यहाँ होते, तब रिंग में नहीं होता, लेकिन इन दोनों के अराउंड तो हो ही सकता था। यहाँ देखो फिर सेम कार्बन पे सेम ग्रुप लग गए हैं। यहाँ देखो हो जाएगा, एल्केन है, अलग अलग कार्बन है, अलग अलग जगह लगे भी हुए हैं। इस पे आ जाओ। फिर यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्यों नहीं होगा? ये क्या है? CH2। ये क्या है? CH2। फिर मिथाइल, फिर मिथाइल, कोई अंतर ही नहीं हुआ इस कार्बन पे। इस कार्बन पे इन शॉर्ट लगा क्या? इस कार्बन पे एक CH2 एक मिथाइल, एक CH2 एक मिथाइल, कोई चेंजेस ही नहीं हुए। लेकिन इधर देखो, एक सिंगल बॉन्ड, दो अलग अलग, यहाँ पे लग जाएगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन सब कॉन्सेप्ट्स को देख के, ये नहीं समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे हम कह सकते थे ये लग रहा है क्योंकि दो अलग अलग लग रहे हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड हो सकता है। यहाँ देखो ये भी अलग है। लेकिन ये सोचो ना कि अगर हम इन सबको मिला दें एक साथ, तो बन तो एक ही चीज रही है। यहाँ पे कब होता बच्चों? यहाँ पे तब होता जब यहाँ पे इथाइल लगता, तो इसके अराउंड भी सिंगल, इसके अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाता। यहाँ देखो, यहाँ पे वही सेम चीज है, सेम कंपाउंड लग रहा है ना बार बार। फिर से वही चीज आ गई, कोई चेंजेस ही नहीं हुए, घूम फिर के CH2 CH2 CH2। यहाँ, अरे ये कहाँ से आ गया? ये रस, ये देखो इसमें चेंजेस हुए। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा, ये डबल बॉन्ड है, आके एक कीटोन से मिला, यहाँ पे कोई कीटोन ही नहीं है। ठीक है ना। तो केस 1 हम यहाँ पे अगर देखें, तो केस 1 क्या है? अगर रिंग 8 to 11 कार्बन की होगी, तो उसमें जो होगा सिस फॉर्म जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये एल्कीन के लिए बता रही हूँ, साइक्लो एल्कीन के लिए। 6, अगर रिंग जो होगी वो 8 to 6, 8 to 11 होगा, तो वहां पे सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। 11 के बाद जो होगा वो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? 11 कार्बन हो गए ना, इसका तो स्टेडिक हिंड्रेंस आ जाएगी वहां पे। अब आ जाओ GI इन एलीन्स। एलीन्स क्या होता है? ये डिफरेंट प्लेनर अरेंजमेंट्स होती हैं। डिफरेंट प्लेनर अरेंजमेंट मतलब एक आपके वर्टिकल प्लेन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि नॉन, हमें अगर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो फिर वो GI नहीं शो करेगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड है तो वो GI शो करेगा। इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इन द प्लेन, तो दोनों अलग अलग हो गए। हमें एंड में सेम चाहिए, यानी आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन पे एंड किया। एलीन्स में हमारे पास होने चाहिए ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो, टर्मिनल कार्बन हमारे पास क्या होता है? स्टीरियो सेंटर, ठीक है। यहाँ पर स्टीरियो सेंटर अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड तो तीन चारों में, एक सेकेंड में स्टाइल लेते हैं पहले। डबल बॉन्ड हमारे पास चारों में लगा हुआ है, लेकिन क्या ये स्टीरियो सेंटर होंगे? नहीं। यहाँ पे केवल ये लास्ट वाले कार्बन ही स्टीरियो सेंटर होंगे। इसका मतलब लास्ट वाले कार्बन पे ही अलग अलग ग्रुप लगनी चाहिए GI के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, तभी हमारे पास
GI होगा। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 1 2, तो 2 आपका इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। डिस्पाइट कि यहाँ देखो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ देखो ये 3 है तो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है तो GI आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब उसके बाद आप देखो GI इन एट्रोपेजोम्स। एट्रोपाइजोम्स क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे आपके पास हेक्सागोनल रिंग्स होंगी बेंजीन की। यहाँ पे आपको ऑड नंबर ऑफ रिंग्स देखने हैं। ऑड नंबर ऑफ रिंग्स मतलब देखो यहाँ पे 2 रिंग है तो यहाँ पे GI नहीं होगा। यहाँ पे 3 रिंग है तो यहाँ पे GI होगा। यहाँ पे भी 3 रिंग है लेकिन यहाँ पे भी GI नहीं हो रहा है। क्यों? इसका रीजन देखो, इधर और इधर सेम ग्रुप लग गया ना, इसलिए वहां पे GI नहीं होंगे। इसका मतलब एट्रोपेसोम्स में आमने सामने वाले कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं लगने चाहिए। तो दो कंडीशंस क्या हो गई, आमने सामने वाले ग्रुप्स पे सेम सेम बॉन्ड, जो आमने सामने वाला कार्बन है उस पे सेम स्ट्रक्चर, सेम बॉन्ड या फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, और ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। ठीक है। अब बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलती है कि जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा। ठीक है। हम यहाँ पे अपना जो नेचुरल एंगल है वो 109.28 को मानते हैं। ठीक है। 109.28 जो है, अब हमें हर एंगल को 109.28 से माइनस करना होगा, और जितना हमारे पास एंगल बचेगा उसी को हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। ट्राइंगल में अगर आपके पास है तो 60 एंगल होता है, 109.28 से आपने माइनस किया, इसका मतलब 49.2 49 डिग्री 28 सेकेंड्स का आपके पास एंगल स्ट्रेन है। वही स्क्वायर में आपके पास 19 डिग्री 28 सेकेंड्स का है, पेंटागन में आपके पास 1 डिग्री 28 सेकेंड्स का है, और हेक्सागन में आपके पास कोई भी एंगुलर स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है 109.109 डिग्री 28 मिनट्स ही आपका एक्सपेक्टेड भी होता है और रियल भी होता है। इसका मतलब हेक्सागोनल रिंग जो होती है वो मोस्ट स्टेबल रिंग होती है। या अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो 6 यानी 6 मेंबर्ड वाली रिंग, फिर 5, फिर इसको आई गेस मुझे पहले बैकग्राउंड इमेज है, यानी 6 वाले की सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, फिर 5 और 7 वाले की, फिर 4 और फिर 3। लेसर द एंगुलर स्ट्रेन, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब आ जाइए नॉमेनक्लेचर ऑफ GI। नॉमेनक्लेचर क्या क्या मतलब होता है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नेम करने के। पहला तरीका हमारे पास है सिस और ट्रांस का, फिर सिन एंटी, और फिर EZ। ठीक है। हम्म, तो सिस और ट्रांस तो आप बहुत बार समझ चुके कि दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसे हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमने पूरे ऑलमोस्ट पूरी PDF में हमने सिन और एंटी ही समझा है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, ये सिस ट्रांस हमने पूरी PDF में ऑलमोस्ट सिस ट्रांस समझा है। इसके बाद आ जाते हैं सिन एंटी। सिन एंटी हमें क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, यानी एक लोन पेयर होना चाहिए। इसके आगे हम इसे डिटेल में भी करेंगे। EZ क्या कहता है, सारे ही ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C है, इधर H लगा, इधर Cl लगा, इधर ब्रोमीन लगा, इधर आयोडीन लगा है, तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो गए, उसे हम कहते हैं EZ। पहले सिस ट्रांस देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो ये क्या है, ये आपके पास सिस है, ये क्या है, अलग अलग ग्रुप है, ये आपके पास हो गया ट्रांस। ओनली GI ऑड नंबर पे देखेंगे, सिस और ट्रांस पे हम GI नहीं देखेंगे। कहाँ नहीं देखेंगे हम लोग सिस और ट्रांस पे, एलिन्स वगैरह में हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी इधर तो देखो, इधर साइक्लोएल्कीन में तो आपको सिस और ट्रांस देखना ही पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, HHMI इवन है, इसलिए यहाँ पे नो GI। नो GI का कारण है इवन होना, सिस ट्रांस यहाँ पे कारण नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखो सिस और ट्रांस है, यह भी सिस है ना, लेकिन एक ही है बॉन्ड, ऑड है, इसलिए यहाँ पे GI होगा। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से रखना कि रिंग स्ट्रक्चर वगैरह में हम लोग GI में सिस और ट्रांस देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हर जगह देखा कि सिस और ट्रांस है या नहीं है, इससे पीछे वाले बॉन्ड में भी हमने हर जगह देखा। कहाँ पे देखा था हमने, इधर देखा सिस और ट्रांस है नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी एक से ज़्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाए वहाँ पे हमें फिर क्या देखना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे। मोस्टली CC के बीच में देखते हैं हम लोग। अब आ जाओ EZ सिस्टम पे। असाइन प्रायोरिटी टू द हेट्रो एटम। EZ सिस्टम ये वाला जिसमें हमें सारे डिफरेंट एटम्स थे, हमें
प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। प्रायोरिटी असाइन करने का क्या मतलब होता है, एक हमारे पास रूल होता है सिप, CIP रूल, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप एक साइड सेम साइड पर है तो उसे हम बोलते हैं Z, अगर ऑपोजिट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं E। अब इसके रूल्स देखो। ओहो, यस ये रहा। CIP रूल का फुल फॉर्म होता है चैन इनगोल्ड प्रिलोग। प्रायोरिटी क्या होती है, वो एटॉमिक नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी। हमेशा प्रायोरिटी दो कार्बन के बीच देखी जाती है, आपस में इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच नहीं देखनी है। क्यों, क्योंकि वो तो सेम ही कार्बन से अटैच है, हमें पूरे इसके बीच और इसके बीच में देखनी है। यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में नहीं देखनी। यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें आयोडीन की जो सबसे ज्यादा वो एटॉमिक नंबर है, उसके बाद किसका है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को होना चाहिए था, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन तो सेम ही कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में आयोडीन को देखा, इन दोनों के बीच में इसको देखा। फिर ये आपस में देखो क्या है, सेम साइड पे है, तो ये हो गया जेड ग्रुप। यहाँ देखो, अब ये क्लोरीन यहाँ आ गया, आयोडीन यहाँ आ गया, तो ये हो गया हमारे पास ऑपोजिट ई ग्रुप हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो वहां पे हम देखेंगे एटॉमिक मास को। जैसे कि हाइड्रोजन के मैंने यहाँ पे लिखे है हाइड्रोजन, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन और ड्यूटियम में किसका ज्यादा मास है, ड्यूटियम का, तो हम ड्यूटियम को लेंगे। और ट्रिटियम और क्लोरीन में तो क्लोरीन का ही है। देखो ऑपोजिट हो गए, ई आ गया, यहाँ देखो सेम साइड तो जेड आ गया। इफ एट इफ एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर दोनों सेम हो जाए, तो आपको तब तक देखना है जब तक कोई आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिले। जैसे ये CH2OH और CH2NH था, वो C सेम हो गया, H2H2 सेम हो गया। तो N और O में किसका एटॉमिक नंबर देखो या मास देख लो, कुछ भी देख लो, O का ज्यादा है तो ये प्रायोरिटी पे आ गया। यहाँ ऑब्वियसली ये प्रायोरिटी पे है, और आपस में ये क्या से हो गए, सेम साइड, तो Z। अब देखो ये मैंने अपोजिट साइड कर दिए, तो ई हो गए। इफ ग्रुप इज अटैच टू मल्टीपल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। CH3 और CH2, अगर आप इसमें ऐसे चेक करते हो तो कार्बन कार्बन सेम, लेकिन H2 और H3, तो फिर ये ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए CH2 ज्यादा प्रायोरिटी पे है। और मिथाइल और इथाइल में तो ऑब्वियसली वेट जो है वो इथाइल का ज्यादा है, इसलिए इन दोनों को प्रायोरिटी मिली और ये जेड पे आ गए। अब प्रायोरिटी की एक चेन अगर आपको ये सारे कंपाउंड मिले, अगर फिनाइल C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और CH डबल बॉन्ड CH2, और CH2 CH3 मिले, तो पहले फिनाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लेकिन उस वक्त फिनाइल नहीं था। अगर फिनाइल आ जाए तो पहले फिनाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। देखो इथाइल और फिनाइल में फिनाइल की ज्यादा है। फिनाइल क्या है, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं फिनाइल। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, होना डबल बॉन्ड चाहिए था, लेकिन फिनाइल आ गया, इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपोजिट है इसलिए E। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड N और CH डबल बॉन्ड NH, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो फिनाइल की ज्यादा प्रायोरिटी हो गई इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में हमारे पास C डबल बॉन्ड की, C ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी हो गई, सेम साइड Z। लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इसका मतलब लोन पेयर और H में H की ज्यादा प्रायोरिटी होगी। अगर देखा जाए तो H की कभी भी किसी और के साथ ज्यादा प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे हीलियम भी, ऑल्दो हीलियम नहीं बनाएगा कभी भी, चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन भी लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो फर्स्ट नंबर है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी केवल और केवल लोन पेयर के साथ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सिन और एंटी सिस्टम में, ऑक्साइम, इमाइन और एजो। ऑक्साइम क्या होता है, OH जिसमें लगा हो सी डबल बॉन्ड N और OH। इमाइन क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH, उसके साथ दो अलग अलग ग्रुप लगे हों, ठीक है। ऑक्साइम के दो फॉर्म, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम में OH और H फिक्स होता है, कीटोक्साइम में जो होता है वो OH होता है, लेकिन H फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब सिन एंटी का क्या मतलब है, अगर H और OH सेम साइड पे हैं, देखो जैसे ये भी नीचे ये भी नीचे, तो ये सिन, ये ऊपर ये नीचे एंटी, ठीक है। अब कीटोक्साइम में क्या होता है, कीटोक्साइम में जो OH के साथ
अगर ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर्ड लगा हुआ है कंपोनेंट तो वो सिन होगा या फिर एंटी। देखो, इथाइल है, ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से, तो ई पहले आता है और ओ एच के साथ लगा है तो ये है सिन। अगर मिथाइल नीचे आ जाता है और ई एच ऊपर चला जाता है तो वो हो जाता एंड। यहीं पे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। एल्डोक्साइम एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द सेम साइड देन इट इज सिन। ऑपोजिट साइड एंटी। कीटोक्साइम में क्या होता है, ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ ओ एच अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये एंटी है, क्यों, क्योंकि इथाइल ई से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा है एंटी इथाइल कीटोक्साइम। सिन मिथाइल क्यों लिखा है, हमने इसके नॉमेनक्लेचर के लिए लिखा है। एज सच ये पूरा कंपाउंड जो है वो एंटी ही है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड क्या था, इथाइल, और वो OH के अपोजिट लगा है। इमाइन, इमाइन में क्या होता है, OH नहीं होता है, केवल H होता है, हमें ये पता है। और एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम इसमें भी होता है। तो अगर एच एच सेम साइड पे है तो वो सिन होगा, अपोजिट साइड तो एंटी। देखो अपोजिट साइड एंटी हो गया। कीटोक्साइम में क्या होगा, फिर वही, अगर एच एच सेम साइड पे होंगे तो फिर अगर यहाँ पे भी एच एच सेम साइड पे होंगे, पर इसमें तो हमें फिक्स ही नहीं है, एच एच नहीं है ना फिक्स, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर अल्फाबेटिकली चेक करना है। इथाइल ऊपर है, एच सेम साइड पे नहीं है, तो एंटी कीटोक्साइम हो जाएगा। एजो, एजो क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन और दोनों लोन पेयर, इसमें लोन पेयर फिक्स होता है। लोन पेयर शुड बी एट द सेम साइड। अगर लोन पेयर सेम साइड पर है तो वो सिन हो गया, देखो अपोजिट साइड पर है तो एंटी हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना सिन एंटी सिस्टम और सिस और ट्रांस दोनों खत्म कर लिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीआई, जैसे हम कैसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को नंबर देते हैं, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तब हमें क्या यूज़ करना है, कायरल सेंटर, एंटी कायरल सेंटर, वेज डैश सिस्टम, फिशर प्रोजेक्शन, ये सब क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थोड़े ट्रिकी पार्ट ज़रूर थे, इसको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, और आप भूल भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूल जाते हैं बहुत बार तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिवाइज करते रहना। और एक बार अगर दिमाग में सेट हो जाएगा सिन एंटी क्या होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, सेम साइड है तो सिन है, अगले साइड है तो एंटी है। जिस पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग देना है वो है ये वाले कंपाउंड्स। ये देखो, इसकी एक एक एक्सप्लेनेशन दोबारा सुनना, बिकॉज दीज आर वेरी ट्रिकी कंपाउंड, और बहुत बार जेई मेंस तक में रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, काइंडली लाइक इट, और अगर अच्छा लगा हुआ तो कमेंट भी करना। बाय बाय।